अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे विविध प्रश्न, जो कि हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे एलटी ग्रेड की परीक्षाओं के फॉर्म्स भी आ गए हैं और कल से भरे भी जाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों से अनुरोध है, लास्ट दिन का इंतज़ार ना करें। जो भी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हों वो तुरंत ही शीघ्र ही फॉर्म फॉर्म भर दें। और संभवतः ये एक परीक्षाएं अक्टूबर और नवंबर तक होने की पूर्ण संभावना है। तो अपनी तैयारी में आप सभी जुट जाइए। और जो किसी भी विशेष विषय पर, किसी भी विशेष टॉपिक पर अगर कक्षा चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए, आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ डैश ने किया था। तो हिंदी आलोचना का शुभारंभ पंडित सिंह शर्मा ने किया था। तुलनात्मक मूल्यांकन द्विवेदी युगीन समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्ति कही जा सकती है। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ वर्ष 1907 में पंडित सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना द्वारा किया। वर्ष 1908 से 1912 तक वे सरस्वती में संस्कृत और हिंदी कविता के बिंब प्रतिबिंब भाव की परीक्षा करते रहे। वर्ष 1910 में मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न प्रकाशित हुआ। इसमें भी तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया गया था। आगे चलकर तुलनात्मक आलोचना की धूम मच गई। लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी की विशद तुलना करते हुए एक को दूसरे से बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न किया। अगला प्रश्न मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में है। मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में व्यक्तिक चिंतन होता है। मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में व्यक्तिक चिंतन है। वैज्ञानिक आलोचना की काव्य अनुभूति के विश्लेषण पर अधिक बल दिया जाता है। बिंब के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिंब के विषय में यह बिंबों द्वारा मूर्त को भाव रूप और भाव को मूर्त रूप दिया जाता है। ये बिंब के विषय में सही कथन है। जबकि यह छाया मात्र है, इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता, यह चक्षु इंद्रिय को ही तृप्त करता है। ये कथन गलत है। काव्य में बिंब के निम्नलिखित कार्य हैं। काव्यार्थ को पूर्णतया स्पष्ट करना, काव्य को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना, रूप, सौंदर्य या गुण को हृदयंगम बनाना। उन्नतमना शब्द का सही अर्थ है, इसका अर्थ होगा उच्च भावों एवं विचारों से युक्त होना। जो उच्च भावों एवं विचारों से युक्त होता है उसे उन्नत मना कहते हैं। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? तो ये कथन है गारसादा तासी का। गारसादा तासी ने विक्रमी संवत 1909 के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा था और कहा भी था, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। वहीं गारसादा तासी आगे चलकर मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं, इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली की सी रह गई है, जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। अगला प्रश्न है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक निबंध के अंतर्गत लिखा है, कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडलों से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत के नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार होता है और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। किसने कहा है? तो ये कथन है पंत जी का। पंत ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। परिपूर्ण क्षण से उनका क्या तात्पर्य है यह स्पष्ट नहीं होता। संभवतः उनका आशय भाव और भाषा की पूर्ण संगति तथा रचनाकार की तन्मयता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, छंदों के चुनाव के विषय में पंत जी लिखते हैं, हिंदी का संगीत केवल मात्रिक छंद में ही अपना स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की संपूर्णता प्राप्त कर सकता है।
बंगला भाषा का संगीत आलाप प्रधान होने से बंगला के छंद भी हिंदी कविता के लिए सम्यक वाहन नहीं हो सकते। और पंत जी कहते हैं, कविता छंद मुझे ऐसा जान पड़ता है, कवित्त छंद मुझे ऐसा जान पड़ता है, हिंदी की औरस जात नहीं, पोष्य पुत्र है, न जाने यह हिंदी में कैसे और कहाँ से आ गया। अक्षर मात्रिक छंद बंगला में मिलते हैं, हिंदी के उच्चारण संगीत की ये रक्षा नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, चिंता एक है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति सही शब्द से करिए। तो चिंता एक क्या है? एक आदि है। चिंता एक आदि है। मानसिक पीड़ा की संज्ञा आदि है, जबकि शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं। अतः चिंता एक मानसिक पीड़ा है। कष्ट प्रायः शारीरिक होता है, किंतु अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रग नस की व्यथा रोग कहलाती है। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में से कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में ये टिप्पणी की है? तो ये घनानंद जी के बारे में आचार्य शुक्ल ने टिप्पणी की है। घनानंद की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा, इनकी सी विशुद्ध और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता एवं माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंब श्रृंगार ही अधिकतर उन्होंने लिखा है। ये श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो ये चंडी प्रसाद सिंह ने किया है। चंडी प्रसाद सिंह द्वारा 1886 में लिखित युवराज की यात्रा शीर्षक से लिखा गया, जो खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर से प्रकाशित हुआ था। इस रचना में उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का जीवंत रूप से चित्रण किया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार इतिहास की प्रधानता इसमें जरूर है, पर सूक्ष्म ब्यौरे आधुनिक रिपोर्टाज जैसे ही दिए गए हैं। हाँ, शैली में प्रभावाभिव्यंजना की ओर ध्यान कम है, पर महत्वपूर्ण बात तो उस काल में इस ढंग के वृत्त की उपस्थिति ही है। अगला प्रश्न, वस्तु घटना व्यापार गुण विशेषता विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? इसका उत्तर होगा डी, बिंब के द्वारा। बिंब के द्वारा कवि वस्तु घटना व्यापार गुण विशेषता विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। अगला प्रश्न, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह हिंदी साहित्य के यशस्वी आलोचक हैं। इन्होंने छायावाद शीर्षक से एक महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ लिखा है। इनके अन्य ग्रंथों में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी, नई कहानी तथा कविता के नए प्रतिमान हैं। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की अन्य पुस्तकें हैं कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु वेयर द शूद्राज, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमन। धर्म कथा पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा मिथक। मिथक शब्द का प्रयोग हिंदी आलोचना में धर्म कथा पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए होता है। मिथक शब्द यूनानी का माइथोस, लैटिन के मिथस और जर्मनी के मिथोस का पर्याय है। वस्तुतः यह परंपरागत या जनश्रुति कथा है जो किसी अति मानवीय तथा कथित प्राणी या घटना से संबंध रखती है। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं?
तो ये गांधीवाद के आधार माने जाते हैं। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत गांधीवाद के आधार माने गए हैं। एकात्म मानववाद और पूर्ण वैज्ञानिक विवेचन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया है। लोकतांत्रिक समाजवाद चौखंबा राज्य का संबंध राम मनोहर लोहिया से है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद के कवि दो कहे जाते हैं। ऑप्शन बी में रामनरेश त्रिपाठी और ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, दोनों लोग सही हैं। 1887 में प्रकाशित श्रीधर पाठक की मौलिक काव्य कृति जगत सच्चाई सार 1904 में छपी। कश्मीर सुषमा में स्वच्छंदतावादी भावानुभूति और कल्पना रंजित दृश्य प्रसार के मधुर कवित्वपूर्ण चित्र दर्शनीय हैं। श्रीधर पाठक की स्वर्गीय वीणा कविता में प्रकृति की गतिमयता परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यमय संकेत करती है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को आधुनिक काव्यधारा में सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में नंदुलारे वाजपेयी प्रसिद्ध हैं। नंदुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न साहित्य, एक अनुशीलन, प्रेमचंद, एक साहित्यिक विवेचना, प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला। अगला प्रश्न स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है ब्रज भाषा में रचना करना। स्वच्छंदतावादी काव्य वह काव्य है जिसमें उस भावुकता में जीवन की प्रधानता हो जो कल्पना की दृष्टि से उद्दीप्त तथा निर्दिष्ट हुए हों और जिसमें स्वयं कवि की आत्मा इस कल्पना दृष्टि को सशक्त बनाती एवं निर्देश करती हो। स्वच्छंदतावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। शास्त्र वही मूर्त कल्पित देशों मध्य युग या अतीत के राष्ट्रीय गौरव के आकर्षक दृश्य तथा मोहक संस्कृति का मनोहर चित्रण। रंगगत सामंजस्य की अपेक्षा उत्तेजक एकांगी रंगों पर बल देना। प्रकृति को व्यक्तिगत एवं अव्यवहित प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय समझना और विशेष भाव से उसके उद्धृत और उद्गम वेग वाले रूप पर बल देना। रहस्यवाद और अति प्राकृत तत्व में विश्वास और स्वप्नलोक, अवचेतन चित्त और आवेशावस्था की बातें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? तो कल्पना व्यापार का महत्व ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, जबकि बाह्य भावावेग पर बल, व्यक्ति स्वातंत्र्य पर बल, मानवतावादी जीवन दृष्टि पर बल, ये सभी हैं। स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषताएं हैं। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य होता है, फलतः इसमें भावावेग का उच्छल प्रवाह बहता है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक होता है, अर्थात कवि बाह्य जगत को उतना महत्व नहीं देता जितना अपने को देता है। सभी प्रकार की रूढ़ियों से युक्त होता है, इसलिए इसमें अभिनव और अद्भुतता के तत्व निहित रहते हैं। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, इसलिए कहीं कहीं रहस्यात्मकता का पुट भी इसमें आ जाता है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है। यह भाव प्रधान अधिक और रूप प्रधान कम होता है। कवि की प्रवृत्ति अपने हृदय की परत खोलने की अधिक होती है, अपनी युक्ति को सजाने संवारने की कम। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के लिए प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? तो नवगीत के लिए प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र जी। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है इसमें से रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार काव्य भाषा वह है जो काव्य के परंपरागत भेदक लक्षण, तुक, छंद, अलंकरण, लय, रस आदि के विलुप्त हो जाने के बाद शेष रह जाती है। तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी
अयोध्या प्रसाद खत्री ने कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने की। ये हिंदी खड़ी बोली के आरंभिक प्रबल समर्थक थे। 1887 से 89 में इन्होंने खड़ी बोली का पद्य नामक संग्रह 2 भागों में प्रस्तुत किया। सरस्वती पत्रिका के मार्च 1905 में प्रकाशित अयोध्या प्रसाद खत्री शीर्षक जीवनी के लेखक पुरुषोत्तम प्रसाद ने लिखा था। खड़ी बोली का प्रचार करने के लिए उन्होंने इतना द्रव्य खर्च किया कि राजा महाराजा भी कम करते हैं। 1888 में उन्होंने खड़ी बोली का आंदोलन नामक पुस्तिका भी प्रकाशित कराई। अब इस प्रश्न पत्र को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम विविध भाग से अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।